हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रहती है ईवीएस की क्लास, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में क्वेश्चन आए थे ईवीएस के एनसीईआरटी बुक से, वो क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। बात रही पेडागोजी की, तो ये सीरीज समाप्त होने के बाद में हम लोग अपने पेडागोजी के सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके 2011 से पूछे गए हैं और अब तक वो सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। आपको निकालनी है मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल, ये आप लोग याद रखना, मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। आज का हमारा ये जो पेपर है ये है आपका 7 जनवरी का। कब का है? 7 जनवरी 2022 को आपका ये पेपर आया हुआ है ईवीएस का। तो चलिए इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। लखनऊ रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 504 किलोमीटर। तो जल्दी जल्दी सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए जब तक हम देख रहे हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। यहाँ पे होगा 504, बटे में आएगा कितने घंटे चलती है? 7 घंटे चलती है। इसको अब काट लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 सती 49, 7 बार गया, बच गया 1, 7 दूनी 14, यहाँ पर हो गया 72। 72 आया है किलोमीटर में, कितना आया है? 72 किलोमीटर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है 72 किलोमीटर। कई लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 ही कर दिया होगा, तो ये हो गया आपका गलत, क्योंकि इसमें पूछा गया है मीटर प्रति सेकेंड में। तो हमें क्या करना होता है? तो हमें करना होता है 72 लिखने के बाद में गुणा, क्या करते हैं हम लोग हैं इसका 5/18 से गुणा करना होता है इसको। तो आप इसको काट पीट लीजिए, देखिए 18 चौक कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 18 चौको 72। तो फिर 5 गुणे 4 जब करोगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा घिच-पिच सा हो गया है, एक बार इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको जो अभी हमने कट किया है, इसको हमने कैसे काटा है? 72 गुणे 5/18 से काटना था आपको, तो 18 चौको 72 होता है। तो 4 गुणे 5 अब यहाँ बच गया, तो कितना हो गया? 20 हो गया। यह कितने में आया? या मीटर प्रति सेकंड में आंसर आपका आ गया निकल के 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जिन लोगों का 20 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को सभी साथियों के पास में शेयर करिएगा। पहली बार सेशन से जुड़ रहे हैं तो हमारी पिछली क्लासों को देखने के लिए, ये शायद हमारी 16वीं क्लास चल रही होगी सीरीज की, तो अगर आपने पीछे की देखी है 1 से लगा करके 15 तक तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम वो सभी क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे सीटेट के। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुँचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या है? सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए एक बार, नोटबुक और पेन उठाइए, जल्दी से इसका आंसर कर लीजिए। क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ट्राई कीजिए जल्दी से। क्या होगा? कहा गया है कि कोई बच्ची एक्स पर है और अपनी सहेली जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। कोई लड़की है कहाँ पर? एक्स पर है। यहाँ पर मान लीजिए एक्स है, ठीक है। यहाँ से वो चलना शुरू करती है, 40 मीटर आती है कहाँ पर? ओ पर आती है। ये है ओ, ये बीच की दूरी कितनी हो गई? 40 मीटर हो गई। यहाँ पर जगह कम है तो सही से बन नहीं पा रहा है, आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है। ऊपर पहुँचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। दक्षिण किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। और हमारा जो राइट हैंड यानी जो दायां हाथ होता है उस साइड में क्या होता है? पूरब। और जो उल्टा हाथ होता है उस साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। आप लोग इसको याद रखना। 30 मीटर की दूरी तय करेगी। कहाँ पर पहुँचेगी अब ये? अब ये लड़के पहुँच गए, यहाँ पर वाई है। 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद में वाई पर पहुँच चुकी है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पर पहुँचने के बाद में क्या लिखा है? लिखा है वाई से एक्स की दूरी, यानी कि इसकी और इसकी दूरी के बारे में पूछ रहा है। वाई से एक्स की दूरी क्या होगी? इसकी दूरी आपको बतानी है, क्या हो जाएगी वाई से एक्स की दूरी। और क्या है? वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या रहेगी। तो यहाँ पर वाई है, वाई से पूछा गया है तो यहाँ पर आप प्लस का निशान मारिए। और यहाँ से ये देखिए लाइन किधर जा रही है? ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है।
और हमारे राइट हैंड में पूरब है, लेफ्ट हैंड में पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम ये तो हमें क्लियर हो गया कि किधर जा रहा है, उत्तर और पश्चिम की दिशा रहेगी, यानी ये दो उत्तर पूरब वाले हमारे ऑप्शन जो है कट गए। अब क्या बचा, उत्तर पश्चिम में से कोई एक रहने वाला है। तो इसका आंसर निकालना है, 0 0 काट दीजिए आप लोग एक बार, 0 को ना मानिए तो 4 चौको 16 होता है, 3 3 9 होता है, 16 और 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 किसका वर्ग होता है आपको पता है, किसका होता है, 5 का होता है। तो जब 5 में आप 0 जो हमने काटे थे, जब 0 लगाओगे तो कितना आएगा, 50 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। तो इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है 50 मीटर उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा, 50 मीटर उत्तर पश्चिम, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर उत्तर पश्चिम। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारा, सलाद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। आपको पता है कि सलाद के बारे में हम लोग कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। उम्मीद है सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा। पहला ऑप्शन है, सलाद लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सलाद लगभग 10 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, सलाद लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, सलाद लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। जिन लोगों को क्वेश्चन आता होगा वो लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा कि सही आंसर क्या रहेगा। जिनको नहीं आता वो लोग देखिए एक बार, कटिंग लगी है वहाँ पर, पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद में इसका सही आंसर करेंगे। लिखा है, ये भालू जैसे दिखते हैं, सलाद के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए लिखा है सलाद, लिखा है ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे सोते हैं। कितने घंटे, 17 घंटे सोते हैं। पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। ये लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखना, ये कितने साल जीते हैं, 40 वर्ष तक जीते हैं और मुश्किल से 8 वृक्षों तक ही जाते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। ये देखिए, इसमें सही आंसर आप लोगों को निकालना था, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि लिखा है कि 50 वृक्षों पर जाते हैं। ये देखिए लिखा है 50 वृक्ष, तो ये हो गया हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन है 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, तो ये भी हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन है, सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्ष पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था क्वेश्चन नंबर 3 का, उनका सबका सही आंसर हो जाएगा। जबकि 4 में लिखा है सलाद लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं, तो ये गलत हो गया। 8 वर्ष नहीं जीते हैं, लगभग 40 वर्ष जीते हैं, लेकिन 8 वृक्ष पर जाने की तकलीफ उठाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हो गए गलत। तो सही कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 3 जो था वो बिल्कुल सही बच गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं। सभी लोग एक बार बताएंगे कि अगर जंगल ज़्यादा कट जाएं तो निम्न में से ऐसी कौन सी स्थिति है जो बन सकती है। पहला ऑप्शन है, आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। दूसरा ऑप्शन है, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। जबकि तीसरा ऑप्शन है, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, भूमि जल का स्तर बढ़ जाएगा। तो बताइए, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं। नया क्वेश्चन थोड़ा सा था, ये पिछले शिफ्टों में क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं बना था। सभी लोग बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया उनका सबका हो जाएगा सही। 4 मतलब बी और सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्षा जल का रिसाव कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बहता जल जो होता है वर्षा का वो क्या होगा, मृदा को बहा ले जाएगा। क्यों बहा ले जाएगा, क्योंकि जब जंगल नहीं होंगे तो जो पेड़ की जड़ होती है मिट्टी को बांध करके रखती हैं, जब पेड़ कट जाएंगे तो उनकी जड़ें भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो जब वर्षा होगी तो मिट्टी को क्या करेगी, बहुत तेज़ी के साथ में अपने साथ बहा ले जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी और सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जो पहला ऑप्शन है, आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी, ये गलत है। अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो आसपास की जगह कभी भी ठंडी नहीं हो सकती। जबकि जो 4 ऑप्शन है, भूमि जल का स्तर बढ़ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन आया था आपकी क्लास 5 की बुक से। लिखा है, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो। क्या लिखा है, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं।
तुम्हारा अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठा करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर आपको मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका उठा लिया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका सही। ये देखिए एक कटिंग और थी आपके साइंस की बुक से, क्लास 5 से क्वेश्चन लिया गया था, लेकिन ये साइंस की बुक से हमने कटिंग ली है। तो जिसमें लिखा है यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। इसमें थोड़ा डिटेल में दिया था ज़्यादा उसकी अपेक्षा जो पिछली कटिंग थी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो पिछली स्लाइड की अपेक्षा ये जो स्लाइड थी उससे बेटर ये स्लाइड हमें लगी। ये साइंस की बुक से थी आपकी, इसलिए हमने इसको भी लगा लिया है पीछे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे के पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम क्या हो जाएगी, आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस प्रकार से करना है क्वेश्चन, 110 गुणे 154 आपको करना है। क्या करना है, 110 की गुणा करनी 154 में, जो भी आपका आंसर आएगा निकल के उसको आपको किलोमीटर में चेंज करना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है क्या आएगा निकल के, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 1.694 किलोमीटर क्या आएगा, 1.694 किलोमीटर आएगा। 110 गुणे 154 जब आप करेंगे तो आपका जो गुणनफल आएगा निकल के, उसमें आप जब करेंगे तो इतना आएगा निकल के 1.694 किलोमीटर गुणनफल। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ संख्या चेंज की गई ये वाली, बाकी ऊपर वाली संख्या सब में सेम रही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। आपको बताना है कि मिजोरम जो हमारा एक प्रदेश है, 7 सिस्टर्स में जो है मिजोरम आता है। तो मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं। क्या असम आएगा, बिहार आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, या फिर बिहार छत्तीसगढ़ असम आएगा, या फिर पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश, या फिर असम। जो चौथा ऑप्शन है वह त्रिपुरा असम या फिर मणिपुर आएगा। तो बताइए मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से रह सकते हैं। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। आपको पता है कि हर शिफ्ट में एक जो है क्वेश्चन आपका मैप से ज़रूर बना है। तो आप लोग मैप को जब एग्ज़ाम में जाएंगे उससे पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मैप से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा अगर आप हमारी क्लासें देख रहे हैं तो। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आया था मैप से। ये देखिए आपका मैप बना है, ये है आपका मिजोरम। क्या है, ये मिजोरम है। तो ये पूछा गया है कि मिजोरम के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं। तो ये हो गया त्रिपुरा, क्या है त्रिपुरा। ये हो गया आपका मणिपुर, क्या हो गया मणिपुर। ये हो गया असम। ये 3 राज्य इसमें लग रहे हैं, एक लग रहा है त्रिपुरा, एक लग रहा है मणिपुर और एक लग रहा है असम। तो अगर ऑप्शन देखिए तो कौन सा है, त्रिपुरा असम और मणिपुर। क्या है, त्रिपुरा असम और मणिपुर जिन लोगों ने किया है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। मिजोरम के निकटवर्ती कौन से राज्य हैं, त्रिपुरा असम और मणिपुर। यहाँ पर देख लीजिए, ये है त्रिपुरा, ये है मणिपुर और ये है असम। तो मिजोरम में यही 3 राज्य लग रहे हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और असम। क्वेश्चन आया था आपके डायरेक्ट मैप से। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। अब की बार भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी। क्या वो लद्दाख है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर झारखंड है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कई बार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि लॉटरी के द्वारा ज़मीन कहाँ पर दी जाती है, सभी को पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इसका। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये देखो लिखा है मिजोरम में खेती की लॉटरी। लिखा है आज सभी बच्चे ही नहीं उनके सायमा सर भी गाँव पहुँचने की जल्दी में है। आज शाम गाँव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने
वाली है। तो आपको पता चल गया होगा कि मिजोरम में खेती जो है लॉटरी के माध्यम से दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? मिजोरम। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? आपको बताना है माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है। पहला ऑप्शन है तिब्बत का है, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा है भारत का, चौथा ऑप्शन है चीन का। क्वेश्चन आपकी क्लास से ही आया था, मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक से आया था ये। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। किसका भाग है? नेपाल का भाग है। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था? क्वेश्चन आया था आपका माउंट एवरेस्ट, जो आपकी बछेंद्री पाल थी जब ये माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया था। लिखा है, देखिए लिखा है, माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। क्या रखा? माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम क्या है? सागरमाथा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था सीधे। ये जो हमने लाल लाल सा देखिए कोष्टक बनाया है, इसके अंदर लिखा है माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा, यानी नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है। और क्वेश्चन क्या बन चुका है? यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8900, आप लोग इसको याद रखेंगे, मीटर। कितनी है? 8900 मीटर इसकी ऊंचाई है आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिन लोगों ने इसका नेपाल किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको उस परिवर्तन को पहचानना है जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, दूसरा ऑप्शन है मोम का घोल बनाना, तीसरा ऑप्शन है दूध से पनीर बनाना, चौथा ऑप्शन है गाय के गोबर से बायोगैस का बनना। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जैसी होती है उसके आकार को बदलना, उसके बाद में फिर से वैसा ही कर देना। तो आप लोग बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप एक बार चेंज कर सकते हो और दोबारा से उसी प्रकार का बना सकते हो बिगाड़ के। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए, क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था? क्वेश्चन आपकी बुक से आया था। लिखा है, क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और उसे गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो आपको पता होगा कि मोम को जो है एक बार गलाने के बाद में दोबारा से मोमबत्ती में कन्वर्ट किया जा सकता है और मोमबत्ती को फिर से गला करके मोम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोम का घोल बनाना। क्या हो जाएगा? मोम का घोल बनाना है। अगर आप दूध से पनीर बना चुके हैं तो क्या पनीर से दोबारा से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अगर गाय के गोबर से बायोगैस बन गई है, क्या दोबारा से बायोगैस से आप गाय का गोबर बना लोगे? नहीं बना पाओगे। पहला ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत। अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को दीवारों पर लगा दिया, क्या उसके बाद में निकाल करके दोबारा से आप उसको पाउडर जैसा बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो ये तीनों ऑप्शन गलत थे और मोम का घोल बनाना ये बिल्कुल सही है। अगर मोमबत्ती को आप जलाओगे तो उसके बाद में मोम बचेगा, उसका घोल बनाओगे, दोबारा से आप उससे मोमबत्ती बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की लगभग 30 गुना होती हैं। तीसरा ऑप्शन है, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। चौथा ऑप्शन है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। और जबकि पांचवा ऑप्शन है, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। तो आपको संकेत मिल रहा होगा धीरे धीरे कि ये किस पेड़ की तरफ संकेत कर रहा है क्वेश्चन। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। आपको पता है कि ये कौन सा वृक्ष हो सकता है? ये हो सकता है बरगद का वृक्ष। क्या हो सकता है? बरगद का वृक्ष हो सकता है, जिसके बारे में ये बात की जा रही है, क्योंकि उसी की जो है शाखाओं से क्या जड़ें निकलती हैं, नीचे लटकती हैं और वो मजबूत खंभे की तरह क्या होती हैं, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। अब आप सोचिए कि इन पाँचों ऑप्शनों में से कौन कौन सी विशेषता बरगद के वृक्ष की होती हैं और बता दीजिए सही आंसर क्या हो सकता है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर इसका बता सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किस किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कर लिया था अपने आप, हमारे बिना बताए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। जिन लोगों ने इसका आंसर कर लिया है वो लोग अपना देखिए सही उन लोगों ने किया है या फिर नहीं किया है। क्वेश्चन आया था आपकी एनसीईआरटी बुक से। लिखा है, अरे जड़ें ऐसी भी, लिखा है अरे जड़ें ऐसी भी होती हैं क्या? और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं,
असल में इनकी जड़ें हैं वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। यानी कि ये जो जड़ें आपको बाहर दिखती हैं, टहनियों से निकलती हैं, ये तो होती हैं, साथ में इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर भी होती हैं। कहने का मतलब ये था इसका। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन है आपका, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की 30 गुना होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है बरगद के बारे में, तो ये हो गया हमारा गलत। जबकि तीसरा ऑप्शन है, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। तो बरगद में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है, कि उनकी जड़ों में खाद्य का भंडारण होता है फिर नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। जो ऑप्शन नंबर ई है लिखा, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाना। जो जड़ें होती हैं लटकने वाली, धीरे धीरे क्या होती हैं, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। आपने स्वयं देखा होगा अपने आसपास किसी बरगद के वृक्ष को, तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और ई जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन ऐसा है, ए सी ई, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, सी और ई जिन लोगों ने किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर था उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण बरगद के द्वारा किया जाता है फिर नहीं किया जाता है। और आपके जो एनसीईआरटी ने माना वो भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ही माना था, ए सी ई। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने फर्स्ट किया है ए सी, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है तिनसुकिया असम से आई है। दूसरा ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु से आई है। तीसरा ऑप्शन है मनाली हिमाचल प्रदेश से आई है। चौथा ऑप्शन है उदयपुर राजस्थान से आई है। तो आपको ये बताना था कि एक लड़की है जो कह रही है कि मैं एक पहाड़ी इलाका में रहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हम लोग क्या करते हैं, धूप में बैठना पसंद करते हैं और हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, मनाली हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, मनाली। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, मनाली। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है चैप्टर, ये देखिए लिखा है, मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट उठा करके क्वेश्चन में रख दिया गया था। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बना था ये मनाली। ये देखिए लिखा है मनाली से आई हूँ। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 किया था, 3 किया था, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी लोग अपना सोचिए कि आप अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं अगर आपने इसका नहीं कर पाया है तो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। आपकी कोई मित्र है जो क्या है, जिसके दांत कमज़ोर हैं और हड्डियां कमज़ोर हैं, इसके कारण वो क्या रहती है, अस्वस्थ रहती है। उसके उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। कहने का मतलब है, अगर आपका कोई मित्र है जिसकी हड्डियां और दांत कमज़ोर हैं तो उसको सही करने के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है, उसको क्या खाना चाहिए कि उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएँ और दांत मजबूत हो जाएँ। पहला ऑप्शन है चावल, नींबू, आंवला और गुड़। दूसरा ऑप्शन है घी, दाल, रोटी, चावल। तीसरा ऑप्शन है दूध, सब्जियां, पालक और फल। चौथा ऑप्शन है तेल, अंडा, चावल, रोटी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो हमारी शिफ्ट थी ये थी आपकी 7 जनवरी की। ईवीएस का हम पेपर कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चंस। क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिए और सेशन को एक बार अपने व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम सभी ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। उसके बाद में इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध, सब्जी, पालक और फल। क्या हो जाएगा, दूध, सब्जी, पालक और फल ये खाना चाहिए। जिसके दांत और हड्डियां कमज़ोर हों उसको दूध खाना चाहिए, सब्जियां खाना चाहिए, पालक और फल खाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था। तो ये क्वेश्चन आपकी साइंस के बुक से आया था। लिखा है कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है।
विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये देखिए विटामिन डी के कुछ स्रोत लिखे हुए हैं। लिखा है दूध, मक्खन, मछली, अंडे, ये सब क्या हैं? ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं। ये हरी सब्जियों में भी आपका जो है, इन दोनों में क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है, उसमें विटामिन डी होता है। तो आपको हरी सब्जियां और दूध और ये सब खाने चाहिए, अंडे और मछली। इससे क्या होगा, आपकी जो हड्डियां हैं मजबूत हो जाएंगी। तो आप लोग इसको याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। मधुमक्खी वाला क्वेश्चन कई सारे शिफ्टों में बन चुका है अब तक। तो जो लोग लगातार क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या रह सकता है। सभी लोग पढ़िए। पहला ऑप्शन है प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। तीसरा ऑप्शन है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। चौथा ऑप्शन है यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। जबकि पांचवा ऑप्शन है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। तो आपको बताना है इन 5 ऑप्शनों में से ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जो इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएंगे। आंसर कर लीजिए सभी लोग इसका, फिर देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था और सही आंसर क्या रहेगा। अगर आपको नहीं आता है तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कहाँ से आया था क्वेश्चन। लिखा है हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद। कहने का मतलब है कि अगर मक्खियाँ ना हो, मादा मक्खियाँ ना हो, तो फिर क्या हो, ना ही छत्ता बने और ना ही उनमें शहद हो और ना ही उनके बच्चे पल पाएँ। आगे लिखा हुआ है शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा है प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। तो आपका पहला जो है ऑप्शन हो गया गलत, इसको आप दीजिए काट। अब आप आइए अपने नीचे ऑप्शन पर, जहाँ पर ए लिखा है उसको सबको काट दीजिए। पहले में है, दूसरे में भी ए था, दोनों ऑप्शन आपके गए कट। अब बच गया ऑप्शन नंबर 3 और 4। दूसरा है प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होते हैं। तो आपका बी वाला हो गया सही। सी वाला है प्रत्येक छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। तो सी भी हो गया सही। बी और सी दोनों हो गए सही। डी है यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ते और शहद नहीं बन सकते। डी भी सही है। ई वाला देखते हैं नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखिए लिखा है नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इसीलिए आपका ये ऑप्शन हो गया गलत। तो आपका जहाँ पर बी सी डी रहा होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो बी सी डी 3 में है नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 जिनका हो चुका है सही, ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कई बार एग्जाम में बन चुका है आपकी शिफ्टों में। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, या फिर हमारी पूरी क्लासें देखिए जो इस सीरीज की क्लासें हो चुकी हैं अब तक। आपको अपने आप ही क्वेश्चन रट जाएंगे, कुछ देखना नहीं पड़ेगा अलग से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती हैं। आपको बताना है कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी, इन सब के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो पाई जाती है। सभी लोग बताइए एक बार। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली और शहद की मक्खी, इनके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो पाई जाती है, इन सब में पाई जाती है ऐसी विशेषता आपको चुनना है। लिखा है शरीर का सल्कों में ढका होना। क्या कछुआ के ऊपर सल्क होते हैं, रोए होते हैं? नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। तो जल के अंदर शहद की मक्खी रह नहीं सकती और छिपकली रह नहीं सकती, बाज रह नहीं सकता। तो ये भी हो गया आपका गलत। तीसरा ऑप्शन लिखा है अंडे देना। कछुआ अंडे देता है, बिल्कुल देता है। अजगर भी देता है, बाज देता है, छिपकली भी देती है, शहद की मक्खी भी अंडे देती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडे देने वाली विशेषता बिल्कुल सही है। जो आपका चौथा ऑप्शन है जहरीला होना, तो जहरीला तो ठीक है, लेकिन
हल्की फुल्की जहरीली सिर्फ आपकी ये मक्खी होती है, जिसके काटने से थोड़ा सा हमें सूजन आ जाती है। बाकी अजगर जहरीला होता नहीं है, कछुआ होता नहीं है, बाज भी नहीं होता है और छिपकली भी ज़्यादा जहरीली नहीं होती है। तो ये इसका हो गया गलत। कहने का मतलब है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी इसका किया था उनका सबका हो जाएगा सही। केवल सी इसमें सही है। क्या सही है? केवल सी सही है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। कहने का मतलब है कि जिन जानवरों के कान आपको दिख रहे हैं बाहर, देखिए जिराफ है, हाथी है, भैंस है, हिरण है, ये सब क्या है? इनके सबके कान बाहर हैं। जैसे कि चूहा है, खरगोश है, ये सब क्या देते हैं? ये सब बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं? वो सब अंडे देते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, कछुए के कान आपने कभी देखे हैं बाहर निकले हुए? नहीं देखे। अजगर के कान देखे नहीं देखे होंगे। बाज के कान देखे हैं बाहर निकले हुए? नहीं देखे हैं। छिपकली के कान बाहर निकले देखे हैं? नहीं देखे हैं। मक्खी के कान बाहर निकले देखे हैं? तो नहीं देखे होंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट लिया गया था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे देना। तो आप लोग इसको याद रखिए मोटे ऊपर कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देंगे, और जिनके कान नहीं दिखाई देते वो क्या देंगे? अंडे देंगे। तो चलते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन पर, और शानदार क्वेश्चन है। लिखा है, केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सभी लोग एक बार इसका आंसर करेंगे। केचुए के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए इनको पढ़ते हैं। पहला दिया गया है, ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। तीसरा ऑप्शन है, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। जबकि चौथा ऑप्शन है, रसायनों का छिड़काव केचुए को प्रभावित नहीं करता। तो बताइए पाँचों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएंगे? केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करते हुए सभी लोग इसको बताइए एक बार, कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शन नीचे आपके लिखे हुए हैं, देखिए। तो इसका आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। पहला ऑप्शन है, ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली होती है। तो बिल्कुल सही है। सभी ने देखा होगा कि केचुए क्या करते हैं? ज़मीन में छेद बना जिससे ज़मीन क्या होती है? पोली होती है। तो पहला ऑप्शन जिन लोगों ने किया है उनका है बिल्कुल सही। दूसरा है बी, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये कैसे पौधों को खाते हैं? ये ऐसे पौधे और पत्ती को खाते हैं जो मृत होती हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। तो बी वाला भी आपका हो गया बिल्कुल सही। ए बी दोनों सही हैं। सी वाला देखते हैं। सी लिखा, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। डी वाला है, ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इनके द्वारा बनाई गई खाद फैक्ट्री में बनी खादों से महंगी होती है, ये गलत हो गया। ई वाला है, रसायनों का छिड़काव केचुओं को प्रभावित नहीं करता है। तो ये भी गलत है। अगर आप कीटनाशक दवा खेत में डालोगे जिससे क्या होगा? केचुए मर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी जहाँ पर होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें है ऑप्शन नंबर 3। देखिए आप लोग सभी लोग देखिए, ए बी और सी इसमें लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 इसका किया था ए बी सी, उनका सबका हो गया होगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन कहाँ से आया था? क्वेश्चन आया था देहरी गांव भास्कर बाई की बाड़ी से। लिखा है, उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। ध्यान से ज़मीन को देखो तो केचुए दिखे। कितने सारे केचुए ही केचुए थे, पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया ये केचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केचुए को रखा। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यहाँ से लिया गया था, भास्कर भाई की बाड़ी से। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। ये हमारी 7 जनवरी की EVS के वो क्वेश्चन थे जो आपके NCERT बुक से लिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।